बालक, आज सबको लिखिए डी-ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगों के गुण। डी-ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगों के गुण। डी-ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगों के गुण लिखो। पहले नंबर, द्रव्य तरंगे ना तो यांत्रिक तरंगे है और ना ही विद्युत चुंबकीय तरंगे है। द्रव्य तरंगे ना तो यांत्रिक तरंगे है और ना ही विद्युत चुंबकीय तरंगे है। यह केवल आवेशित कणों के कंपन से उत्पन्न होता है। यह केवल आवेशित कणों के कंपन से उत्पन्न होता है। आवेशित कणों के कंपन से उत्पन्न होता है। देखिए क्या बोले कि द्रव्य तरंग जो होता है ना तो यांत्रिक तरंग है और ना ही विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन आवेशित कण गतिशील होता है तब वो भी त्वरण के साथ, बिना त्वरण के साथ गतिशील होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं होता। चलिए दूसरा लिखिए, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान तथा कण के वेग, द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान तथा कण के वेग दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा समानुपाती 1/m तथा लैम्डा समानुपाती 1/v। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ये लैम्डा बराबर h/m भी पढ़े थे कि नहीं? h तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे तो लैम्डा समानुपाती 1/, क्योंकि h कांस्टेंट है जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा समानुपाती 1/m, लैम्डा समानुपाती 1/। वही बोल रहे हैं कि द्रव्य तरंग जो होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य उस कण के द्रव्यमान और कण के वेग दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कण का द्रव्यमान जितने ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही छोटा होगा, कण का वेग जितने अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही छोटा होगा। तीसरा लिखिए, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा समानुपाती 1/p, लैम्डा समानुपाती 1/p। चौथा लिखो, द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, जिसकी व्याख्या तरंग के कला वेग तथा समूह वेग द्वारा की जाती है। जिसकी व्याख्या तरंग के कला वेग तथा समूह वेग द्वारा
की जाती है, की जाती है। देखो जनरली प्रकाश से अधिक चाल किसी तरंग का नहीं है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्रव्य तरंग का चाल जो होता है प्रकाश के चाल से भी अधिक होता है। और इसकी व्याख्या जो किया जाता है किस घटना के द्वारा, तो कला वेग तथा समूह वेग। इसका पढ़ाई तो इंटर में होता नहीं है, कला वेग समूह वेग के, इसका तो पढ़ाई ग्रेजुएशन में होता है। इसलिए हम लोग खाली इतना जान लेंगे कि किसका वेग जो है प्रकाश के वेग, लेकिन व्याख्या इधर नहीं करेंगे। पांचवा लिखिए, द्रव्य तरंग आवेशित तथा अनावेशित, अनावेशित मतलब उदासीन होता है। द्रव्य तरंग आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। दोनों प्रकार की कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। चलिए अगला नंबर लिखिए, छठा नंबर, किसी गतिशील कण के साथ, किसी गतिशील कण के साथ द्रव्य तरंग के उत्पन्न होने के कारण, किसी गतिशील कण के साथ द्रव्य तरंग के उत्पन्न होने के कारण किसी क्षण कण की स्थिति ज्ञात करने में, किसी क्षण कण की स्थिति ज्ञात करने में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है। कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है। अनिश्चितता उत्पन्न होती है। देखिए है क्या कि किसी गतिशील कण के साथ द्रव्य तरंग उत्पन्न होता है, तो द्रव्य तरंग उत्पन्न होने के कारण कण का स्थिति सही सही एक ज्ञात है। तो इसी के लिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे गतिशील कण जो होते हैं, तो उससे जुड़े हुए दो राशियों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। संवेग और स्थिति, किसी भी गतिशील कण का संवेग और स्थिति को एक साथ हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि संवेग ज्ञात किया जाता है तो स्थिति गड़बड़ा जाता है, स्थिति में त्रुटि आ जाता है, और स्थिति एक जगह ज्ञात करते हैं संवेग में त्रुटि आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। टॉपिक लिखिए अगला, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। लिखिए, किसी कण की गति से संबंधित, किसी कण की गति से संबंधित, किसी कण की गति से संबंधित दो संयुग्मी राशियों के, दो संयुग्मी राशियों के, दो संयुग्मी राशियों के एक साथ मापने में, एक साथ मापने में अनिश्चितताओं का गुणनफल, अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h/2 से कम नहीं होता है। h/2 से कम नहीं होता है। अर्थात del P into del X greater or equal h/2
2 पाई। देखो कहने का मतलब है कि डेल पी का मतलब संवेग और डेल एक्स का मतलब स्थिति। स्थिति माने विस्थापन। तो संवेग और स्थिति के जो गुणनफल का मान होता है कभी भी h बटा 2 पाई से कम नहीं होता है। h बटा 2 पाई से ज्यादा हो सकता है, ये वाला बराबर हो सकता है सर, लेकिन कभी भी h बटा 2 पाई से छोटा नहीं होता है। किसका किसका? तो संवेग और स्थिति का गुणनफल। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील कण का यदि आप स्थिति ज्ञात करते हैं तो संवेग गड़बड़ा जाएगा, और संवेग ज्ञात कर लेते हैं स्थिति गड़बड़ा, यानी कि त्रुटि आ जाता है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत बोला जाता है। दूसरे शब्दों में लिखिए तो इसको, किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का संवेग और स्थिति एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता है। संवेग और स्थिति का एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। जब संवेग ज्ञात होता है तो स्थिति के मान में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है। जब संवेग ज्ञात होता है तो स्थिति के मान में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है, कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है। तथा जब स्थिति का मान ज्ञात होता है, तो संवेग के मान में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है। तो संवेग के मान में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाता है, लेकिन स्थिति और संवेग के गुणनफल का मान h बटा 2 पाई से कभी भी कम नहीं होता है। लेकिन स्थिति और संवेग के गुणनफल का मान h बटा 2 पाई से कभी भी कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। अर्थात डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर और इक्वल h बटा 2 पाई। अर्थात डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर और इक्वल h बटा 2 पाई। चलिए वो नोट लिखिए। नोट है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h नू इंटू E बराबर C बाई लैम्डा। हाई एग्जाम में आता है, क्योंकि E बराबर h नू तो कहीं पूछेगा नहीं, तो जब भी ऑप्शन में रहेगा तो कुछ ही रहेगा SC बाई लैम्डा, ठीक ना। ऑप्शन में हमेशा इसको खोजने का, फोटॉन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला SC बाई लैम्डा है कि नहीं, ठीक ना। चलो ये तो हो गया। देखो एक चीज छूट गया था पढ़ाने क्रम में, जिसे हम नहीं पढ़ाए थे, प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत नहीं पढ़ाए थे ना। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। प्रकाश में भी दो तरह गुण होता है, कण वाला और तरंग वाला। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करते रहता है तो उसमें तरंग वाला तरंग का व्यवहार करता है,
और जब किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है तो उस समय कण का प्रभाव। तो टॉपिक लिखो, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। यह प्रकाश के दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। दोहरी प्रकृति का सिद्धांत कौन दिए थे? दोहरी प्रकृति का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। देख लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। दोनों का गुण पाया जाता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, तो वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है, या किसी वस्तु द्वारा अवशोषित होता है, तो वह कण की तरह व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। जैसे न्यूटन जैसे बताया था ना कि प्रकाश जो है कण के रूप में होता है, आइंस्टीन बताने कि प्रकाश जो फोटोन के रूप में होता है, कि फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है या फोटोन के रूप में अवशोषित होता है। और लेकिन जब किसी माध्यम में चलता है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। अवशोषित होता है तो फोटोन के रूप में है, या उत्सर्जित भी होता है फोटोन के रूप में। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया।